वेलकम टू एक्सप्लोर एजुटेक। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं महाटीईटी महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम के इंट्रोडक्शन वीडियो को। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है अगर से आपने डीएड या बीएड कोर्स किया हुआ है या अगर आप वो कोर्स कर रहे हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा महाटीईटी एग्ज़ाम के रिलेटेड, जिसके बेस पर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो इसे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टू द पॉइंट हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एग्ज़ाम है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यहाँ पर जो पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो जैसा मैंने आपको मेंशन किया है कि आपका क्वालिफ़िकेशन जो है डीएड या फिर बीएड, ठीक है, मतलब आपका प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन टीचिंग लेवल पे ये रहेगा, तभी आप ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम का जो मार्क्स है टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये 2 आवर 30 मिनट्स, 2.5 घंटे का पेपर रहता है। कोई भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। ठीक है, और पेपर 1 का और पेपर 2 यूजुअली 2 ही पेपर इसमें होते हैं। ठीक है, पहले हम महाटीईटी के पेपर 1 को डिस्कस करते हैं कि अगर आपको महाटीईटी का पेपर 1 देना है तो क्या आपका क्वालिफ़िकेशन चाहिए। आपका डीएड सेकंड ईयर अपीयर्ड आप रहेंगे या डीएड आपका क्लियर हो चुका है तो आप ये पेपर 1 दे सकते हैं। और ये क्यों होता है, ये 1st से 5th में अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए आपको पेपर 1 देना पड़ेगा। और ये ओनली डीएड कैटेगरी के स्टूडेंट ही ये इसका पेपर 1 का ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट प्राइमरी स्कूल में टीचिंग के लिए डीएड कैंडिडेट ही जो है अप्लीकेबल है। उसी तरीके से महाटीईटी का पेपर 2 ये 2 कैटेगरी में होता है। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन बीए या बीकॉम में किया है तो आप महाटीईटी का पेपर 2 का सोशल साइंस ग्रुप लेंगे, ये अच्छे से याद रखिए। ठीक है, और इसके साथ में आपका डीएड पेपर 2 देने के लिए डीएड या फिर बीएड सेकंड ईयर अपीयर्ड या कंप्लीट होना ज़रूरी है। ठीक है, उसी तरीके से महाटीईटी का पेपर 2 का जो सेकंड कैटेगरी है, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन बीएससी में किए हैं तो आपको महाटीईटी का पेपर 2 मैथ्स साइंस ग्रुप के लिए आपको उसमें सेलेक्ट करेंगे। और ये जो पेपर 2 होता है ये आप देख सकते हो यहाँ पर 6 to 8 6वीं से 8वीं क्लास में अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आप महाटीईटी का पेपर 2 दे सकते हैं। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका डीएड, इसमें जैसे मैंने बताया सेकंड ईयर या मतलब वही फाइनल ईयर अपीयर्ड या फिर कंप्लीट होना चाहिए। उसी तरीके से बीएड फाइनल ईयर या कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ में अगर आपको पेपर 2 देना है तो ये जो डिग्री यहाँ मेंशन किए गए हैं BA/BCom ये कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने बीएससी का डिग्री किया है तो वो भी कंप्लीट होना चाहिए। ये अपीयर्ड डिग्री पे आप नहीं दे सकते हैं महाटीईटी का पेपर 2, कि अगर किसी का बीएससी फाइनल ईयर या सेकंड ईयर अपीयर्ड है, उसी तरीके से बीए या बीकॉम अपीयर्ड है तो नहीं दे सकते। जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है डीएड या बीएड, ये आपका फाइनल ईयर अपीयर्ड है या कंप्लीट है तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है, और डीएड के अंदर में तो ग्रेजुएशन डिग्री का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। डीएड सेकंड ईयर आप अपीयर्ड हो या फिर कंप्लीट हो तो आप पेपर 1 दे ही सकते हैं। मुझे लगता है कि आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि टू द पॉइंट अभी मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास है, तो इसका जो हॉल टिकट आई कार्ड रहता है वो एमआर शीट सब कुछ मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि टू द पॉइंट आपको वीडियो बना के दूँ। और देखिए जो पेपर 1 का टाइमिंग है नॉर्मली वो सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक रहता है, 2.5 घंटे का। और पेपर 2 का टाइमिंग जो है 2:30 बजे से 5 बजे का रहता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही के लिए एलिजिबल है तो आप दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक ही दिन में आपका एग्ज़ाम होगा सेम सेंटर पे। ठीक है, जैसे आपने पेपर 1 आपका एग्ज़ाम जो है 1 बजे ख़त्म हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे जो है आपका लंच वगैरह कर सकते हो और 2:30 बजे सेम सेंटर पर आपका पेपर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस वगैरह अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है। देखिए महाटीईटी का जो पेपर 1 है इसमें टोटल आपको 5 सब्जेक्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और एक चीज़ और गौर करिए आप, महाटीईटी में जो पेपर 1 है और पेपर 2 है उनमें जो 3 सब्जेक्ट है ना वो कॉमन है। जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज 1 है, 30 मार्क्स के लिए रहेगा वो। ठीक है, आप यहाँ पेपर 2 में भी देख सकते हो लैंग्वेज 1 30 मार्क्स के लिए जो BA BCom का ग्रुप है, और सेम उसी तरीके से BSc के ग्रुप में भी लैंग्वेज 1 30 मार्क्स के लिए।
अब लैंग्वेज 1 में आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए मेंशन किया है लैंग्वेज 1 में से इनमें से कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। मराठी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़ा। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर में कन्नड़ा मीडियम के भी स्कूल है। अगर आपका मदर टंग कन्नड़ा है ठीक है, महाराष्ट्र में आपने कन्नड़ा स्कूल से जो है अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, आपको कन्नड़ा आती है या सिंधी आती है, तो लैंग्वेज 1 आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स के लिए। और उसके बाद लैंग्वेज 2, ये अलग लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, ये भी 30 मार्क्स के लिए आप सभी पेपर में देख सकते हो। लेकिन लैंग्वेज 2 देखिए कंपलसरी है, इंग्लिश या फिर मराठी में से आपको कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। अभी किसी ने जैसे लैंग्वेज 1 में मराठी सिलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली उसका लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे उसको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब हम मान के चलिए आपने लैंग्वेज 1 उर्दू सेलेक्ट किया तो आपको ऑप्शन रहेगा कि लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश लीजिए या मराठी लीजिए, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज। ठीक है, उसी तरीके से सिंधी आपने लैंग्वेज 1 सेलेक्ट किया तो आपको ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज 2 में इंग्लिश या मराठी में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करिए। लेकिन आपने जैसे लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लिया तो लैंग्वेज 2 आपका ऑटोमेटिकली मराठी हो जाएगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज का जो पॉइंट है आपके लिए क्लियर हो गया होगा। थर्ड सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, तो ये आपने आपके D.Ed और B.Ed के कोर्स में भी इसको स्टडी किया होगा। CDP देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। पेडागोजी मीन्स हाउ टू टीच चिल्ड्रन, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाने का। और चाइल्ड डेवलपमेंट का जो फेज़ है, ठीक है, किस तरीके से बच्चा डेवलप होता है अपने थ्रू आउट द लाइफ, उसको उसमें पूरा डिस्कस किया गया। उसके अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट है एज अ टीचर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए आप पेपर 1 को हम डिस्कस करते हैं। जो 4th सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स का रहेगा। 1st to 5th लेवल का मैथमेटिक्स रहता है इसमें, लेकिन क्वेश्चन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं रहते, टीचर के अकॉर्डिंग रहते हैं। ठीक है, 1st to 5th लेवल के मैथमेटिक्स रहेगा। लेकिन जैसे हम अभी आगे के इसमें क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है और आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड मैं और वीडियोस बनाऊं, तो मुझे इसमें कमेंट करके आप बताइएगा किस टॉपिक से आपको, जैसे एग्ज़ाम टाइम ड्यूरेशन के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए या सिलेबस के रिगार्डिंग। ठीक है, मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो मैथ्स का सब्जेक्ट आपका 30 मार्क्स का रहेगा और EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये 30 मार्क्स का रहेगा। इस तरीके से प्राइमरी क्लास में आपको टीचर बनना है तो पेपर 1 देना रहेगा और ये ऐसे करके 150 मार्क्स पूरा आपका कंप्लीट यहाँ पर होता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर आपको पेपर 2 मतलब मिडिल स्कूल में आपको टीचर बनना है 6 to 8 में, और BA BCom, देखिए BA या BCom है आपका, BA है तो आप लैंग्वेज के टीचर बन सकते हैं या सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, BCom एक्चुअल में जो है ना असल में प्राइमरी का हाई स्कूल लेवल तक अप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि कॉमर्स के सब्जेक्ट आपके इसमें नहीं है हाई स्कूल में। ठीक है, 11th-12th में है आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट। तो बेसिकली जो है ना बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए स्पेशली ये पेपर 2 है। लेकिन किसी का BCom है तो वो भी उसमें दे सकते हैं पेपर 2। ठीक है, कॉमर्स में आपके जैसे लैंग्वेज वगैरह के सब्जेक्ट है तो लैंग्वेज आप इसमें पढ़ा सकते हो मिडिल स्कूल में। तो सोशल साइंस के पेपर के अंदर में आपका 3 सब्जेक्ट तो यहाँ हमने डिस्कस कर लिए थे। 4th सब्जेक्ट आपका एक ही रहेगा 60 मार्क्स के लिए, सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में आपको महाराष्ट्र का, क्योंकि हम ये महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम को डिस्कस कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी 6 to 8 लेवल का आपको इसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उसी तरीके से महा-TET का जो पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस BSc ग्रुप का है, उसमें आपका जो 4th सब्जेक्ट है वो मैथ्स रहेगा 30 मार्क्स का। लेकिन यहाँ का जो मैथ्स है वो 6 to 8 लेवल का रहेगा, लेकिन क्वेश्चन उसके एज अ टीचर के अकॉर्डिंग आएंगे, स्टूडेंट लेवल के क्वेश्चन नहीं रहेंगे। ये तो आप बोलोगे सर 6वीं से 8वीं का मैथ्स तो बहुत ईजी है, हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन स्टूडेंट लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है, टीचर लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेंगे। और 30 मार्क के लिए आपके यहाँ पर साइंस रहेगा। ठीक है, 6 to 8 लेवल का ही स्टेट लेवल का। और उसके अलावा देखिए कॉमन सब्जेक्ट आपको रहेगा GK ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, जनरल नॉलेज ऑफ महाराष्ट्र। इसमें आपको शिवाजी महाराज से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ऑल पेपर के अंदर में, तो ये आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। और देखिए अभी यहाँ पे एक अपकमिंग अपडेट जो है मेंशन की गई है कि अभी महा-TET का जो ना पेपर 3 वो इंट्रोड्यूस होने वाला है आफ्टर 2027। ये ऑफिशियल डेटा के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, NCTE
के अकॉर्डिंग ये डिटेल सामने आई है कि 9 से 12 क्लास में अगर आपको टीचर बनना है तो फिलहाल तो अभी उसके लिए महा टीईटी का कोई भी पेपर नहीं है, लेकिन आफ्टर 2027 गवर्नमेंट ने उसके लिए पूरा ड्राफ्ट बना लिए है और उसका फिर आगे आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा ही। 9वीं से 12वीं के लिए टीचर बनना है तो आपको पेपर 3 देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें 9 से 12th लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मेंशन किया जाएगा उसका जो सिलेबस है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपको बताना है। देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में ये आपका एक क्वेश्चन पेपर है 19 जनवरी 2020 का पेपर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेम उसी तरीके से पेपर 2 का रहता है। अब आप देखिए महा टीईटी का कोई भी एग्ज़ाम रहता है ना तो उसमें ऐसा डेट वगैरह मेंशन नहीं रहता है। ये तो मैंने आपके समझाने के लिए यहाँ पर ये लिख के रखा है। आपको जो है ना हॉल टिकट मिलेगा, ठीक है। मैं आपको हॉल टिकट भी बताता हूँ। देखिए इस तरीके का आपका हॉल टिकट मिलेगा, एग्ज़ाम आई कार्ड जिसे हम बोलते हैं। तो इस पर आपका देखिए सब कुछ डेट वगैरह सब चीज़ें मेंशन है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ हॉल टिकट के बारे में भी। यहाँ पे सबसे पहले आपका रोल नंबर, सीट नंबर मेंशन रहेगा और आपने किस पेपर के लिए अप्लाई किए है, ठीक है। प्राइमरी के लिए अप्लाई किए है, मतलब पेपर 1 के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे लिखा रहेगा 1st to 5th स्टैंडर्ड। और अगर आपने दोनों ही के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे लिखा रहेगा 1st to 5th एंड 6th to 8th स्टैंडर्ड। या सिर्फ पेपर 2 के लिए अप्लाई किए तो 6th to 8th स्टैंडर्ड रहेगा। यहाँ पर आपका मीडियम रहेगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 को तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग जो मीडियम है वो आपको सेलेक्ट करना है। और मीडियम में आपका कौन सा रहेगा, जो लैंग्वेज 1 के अंदर में जो लैंग्वेज दी गई थी, ठीक है। लैंग्वेज 1 में जो लैंग्वेज दिया गया था जैसे उर्दू, मराठी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, सिंधी, कन्नड़ा, तो ये जो लैंग्वेज 1 के अंदर मेंशन की गई थी उसी में से आप कोई भी लैंग्वेज को एज अ मीडियम भी ले सकते हैं, ठीक है। जब आप मीडियम सेलेक्ट करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे उर्दू मीडियम सेलेक्ट किया है, तो आपको उर्दू में क्वेश्चन तो आएंगे ही, साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन कंपलसरी आपको रहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको सब्जेक्ट बताता हूँ। यहाँ पर ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। आप देख सकते हो मदर टंग उर्दू लिया, यानी यहाँ पे लैंग्वेज मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो है उर्दू लिया गया था, तो ये क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की उर्दू में है। और साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज में कंपलसरी क्वेश्चन रहते ही है कि अगर आपको उर्दू में कहीं, यानी आपके जो मीडियम आपने सेलेक्ट किया उसमें अगर कहीं डाउट जाता है कोई वर्ड में, कोई पॉइंट में, आप इंग्लिश से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से मीडियम का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहेगा। तो मीडियम आप याद रखिएगा, जो आपका मदर टंग है ना वही आप मीडियम सेलेक्ट करिए, ठीक है। फिर सेंटर कोड आपका यहाँ पे मेंशन रहता है और ब्लॉक नंबर के आप सेंटर पे कौन से ब्लॉक में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैंडिडेट नेम रहता है, ये मैंने जो है यहाँ पर थोड़ा इसको हिडन कर दिया ताकि जो कैंडिडेट का मैं डिटेल शेयर नहीं करना चाहता हूँ। कैंडिडेट नेम रहेगा। और अगर आपका समझ लीजिए कैंडिडेट का नेम अगर चेंज हुआ है फॉर्म फिल करने के टाइम पे, उसने अगर जो है नेम चेंज किया है उस वक्त, तो चेंज नेम यहाँ पर रहेगा। नॉर्मली तो ऐसा चेंज नहीं होता है, ठीक है। आपका बस एक ही यहाँ पे ऊपर का जो लाइन है यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम रहेगा। फिर यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा पूरा डिटेल, ठीक है। अब देखिए एड्रेस आप जो मेंशन करोगे एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय वही रहेगा। और देखिए आपका जो, जैसे आप महा टीईटी एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आपका जो फाइनल मार्कशीट है ना वो आपके एड्रेस पे नहीं आएगा, वो आप जिस ज़िले में रहते हो वो ज़िले परिषद के एजुकेशन ऑफिसर के पास में वो महा टीईटी का जो फाइनल मार्कशीट है वो आपको वहाँ पर आएगा। एग्ज़ाम होने के नियर अबाउट 6 से 8 महीने के बाद में वो आता है। एग्ज़ाम का जो सेंटर जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, नागपुर की एक स्कूल है ये, ठीक है। फिर एग्ज़ाम का डिस्ट्रिक्ट नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एग्ज़ाम का डेट एंड टाइम यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी ऐसा डेट वगैरह कुछ मेंशन नहीं रहता है, डेट टाइम आपके हॉल टिकट पे ही सब रहता है ये। फिर आपकी कैटेगरी क्या है, आपका जेंडर यहाँ पर क्या है, मेल फीमेल, ठीक है। फिर फिजिकली डिसेबिलिटी अगर आपको कोई है, जैसे किसी का हाथ बराबर नहीं है, उंगलियाँ बराबर नहीं है, तो फिजिकली डिसेबिलिटी अगर यस रहता तो यहाँ पर उनको ऑप्शन फिल करने के लिए, मतलब जो वो एमआर शीट रहती है ना वो फिल करने के लिए जो है राइटर का उनको परमिशन रहता था कि मतलब वो जो कैंडिडेट है वो राइटर को बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है आप बी सिलेक्ट करिए या सी सिलेक्ट करिए। लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका फिजिकल डिसेबिलिटी है, जिनके हाथ नहीं है या उंगलियां बराबर नहीं है, ठीक है, तो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट भी वहाँ मेंशन करना रहता है। और देखिए जैसे मैंने आपको 5 सब्जेक्ट बताया ना, तो यहाँ पे वही 5 सेक्शन है। लैंग्वेज 1 आपने जैसे उर्दू सेलेक्ट किए है फर्स्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश सेलेक्ट की है, लैंग्वेज 3 तो कंपलसरी है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। पेपर 1 के लिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ।
और फिर सेक्शन 4 जो है आपका मैथमेटिक्स पेपर 1 के लिए, ठीक है। और सेक्शन 5 सब 30 मार्क्स के सब्जेक्ट है जो मैम ने डिस्कस किया है। सेक्शन 5 इन्वायरमेंटल स्टडीज़। और यहीं पर ही अगर जैसे आपका पेपर 2 ये वाला रहेगा BA ग्रुप का सोशल साइंस वाला, तो ये आपका जो सेक्शन 4 एक ही रहेगा 60 मार्क के लिए, आपका सोशल साइंस आएगा, ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी है। और अगर आपका पेपर 2 BSc ग्रुप का है तो आपका सेक्शन 4 मैथमेटिक्स रहेगा 6 to 8 लेवल का, और सेक्शन 5 फिर जो आपका साइंस सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट सिग्नेचर के लिए यहाँ पे एक आपको ब्लॉक दिया गया है, यहाँ पे आपको साइन करना है। और इन्विजिलेटर जब आप पेपर दोगे ये हॉल टिकट ले जाकर, तो इन्विजिलेटर जो रहेगा वहाँ पे ये आप साइन करेंगे। और ये जो है जो वहाँ के पुणे जो आपका परीक्षा परिषद पुणे है, ठीक है, वहाँ के जो आयुक्त है ये उनका सिग्नेचर है। तो आप हॉल टिकट समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, आपको ये लेके जाना ज़रूरी है इस तरीके से हार्ड कॉपी में। ब्लैक एंड वाइट भी ज़ेरॉक्स चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है आपको इसके अंदर में जो है और अपना कलर ज़ेरॉक्स निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लैक एंड वाइट चल जाएगा। मोबाइल के अंदर नहीं चलेगा, इसका आपको हार्ड कॉपी निकालना है। और इसके साथ देखिए जो इंस्ट्रक्शन का पेज आता है तो वो आपको एग्ज़ाम हॉल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ ये हॉल टिकट चाहिए। और इसके साथ में आपका एक जो है ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वो चाहिए, जिसपे आपका ये वही नाम मेंशन हो जो नाम आपके एडमिट कार्ड पे है ना, वही नाम आपके आधार कार्ड या जो दूसरा आप आइडेंटिटी प्रूफ लेके जा रहे हैं सेम टू सेम नाम वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे हॉल टिकट को, ठीक है। अभी हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर के साथ हम यहाँ पे OMR शीट को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हम वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले। आप मेरे सामने ये क्वेश्चन पेपर है और ये उसका OMR शीट है, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम पेपर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, इसी तरीके से आपका पेपर 2 का भी क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर पे आपका रोल नंबर लिखने के लिए यहाँ पे ब्लॉक दिए रहते हैं, तो आपका जो रोल नंबर हॉल टिकट पर मेंशन्ड है, ठीक है। अगर जब से आपको रोल नंबर याद नहीं रखना है, हॉल टिकट आपके साथ रहेगी, तो ये रोल नंबर आपको यहाँ पर सीट नंबर जो है फिल करने का है, ठीक है। और जैसे आप देख सकते हो 4 सेट में पेपर आते हैं, मतलब आपके सामने और आपके पीछे में जो कैंडिडेट रहेगा उनका सेट अलग रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो सेम रहते हैं लेकिन उनका सीक्वेंस आगे पीछे रहता है, ठीक है। तो यह A सेट का पेपर है, यहाँ पे आपको बाकी सब सब्जेक्ट वगैरह मेंशन रहेंगे, ठीक है। जैसे पेपर 1 है तो ये 5 सब्जेक्ट है, और पेपर 2 में कौन से सब्जेक्ट चेंज रहते हैं वो मैंने आपको बता दिए है, ठीक है। अब यहाँ पे सील लगे रहती है। आपका जैसे एग्ज़ाम टाइमिंग मैंने बताया था पेपर 1 का जो है 10:30 बजे से है, तो कम से कम मिनिमम आपको आधा घंटा पहले तो भी सेंटर पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में आपको जो है 15 मिनट पहले एंट्री कर ली जाती है, ठीक है। कम से कम वैसे उसमें मेंशन लिखा रहता है हॉल टिकट के अंदर में कि आप 1 घंटा पहले पहुंचिए, लेकिन मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि आधा घंटा पहले पहुंचिए आप, ठीक है। आप आपका जो है वेरिफिकेशन वगैरह कराने के बाद कम से कम 15 मिनट पहले आप, जैसे 10:30 का पेपर है तो 10:15 बजे तक तो बिल्कुल डेफिनेटली क्लासरूम में आप बैठ जाइए, वहाँ पर रिलैक्स हो जाइए अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर पहुँचोगे तो फिर आपका जो है मतलब बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी उसमें। तो आपको जैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा पहले, उस पर ऐसे सील लगी रहेगी, और ये क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपका जो है ना OMR शीट भी ऐसे अंदर में रहती है, ठीक है। तो सील अब जब आपको 10:30 बजेगा, ठीक है, आपके जो है क्लासरूम के अंदर में घड़ी रहती है, ठीक है। आपको जो है हैंड वॉश साथ में घड़ी ले जाने की अनुमति नहीं रहती है, ओनली आप जो है सिर्फ एक ब्लू या ब्लैक कलर का पेन लेके जा सकते हैं, बॉल पॉइंट पेन। नॉर्मली जैसे आप रेनॉल्ड्स का एक लिक्विड फ्लो पेन आता है जिससे आप जल्दी जो है ये सर्कल फिल कर सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो, या नॉर्मली कोई भी पेन से, बस आपको कैसे ये OMR शीट कैसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर्कल फिल करने का। तो जब 10:30 बजेगा तभी आपको जब बोलेगा तभी आप ये सील ओपन करिएगा, उसके पहले ओपन नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल रहते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए OMR शीट भी मैं आपको पहले डिस्कस कर लेता हूँ। अब ये OMR शीट जो है ना ये कैंडिडेट की कॉपी है, मतलब जो स्टूडेंट को आप मतलब आपको जो OMR शीट मिलेगी ना ये उसकी कार्बन कॉपी रहेगी, यानी जो भी आप सर्कल वगैरह फिल करोगे क्वेश्चन में वो कार्बन कॉपी ये रहेगी, उस पर ऑटोमेटिकली जो है प्रिंट होते रहेगा। और जब आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा तो आपको बोला जाएगा कि ये कार्बन कॉपी आप निकाल लीजिए, अपने पास रख लीजिए, और जो फाइनल OMR शीट है वो आपको सबमिट करना रहेगा, ठीक है।
तो हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो OMR शीट है, सबसे पहले अच्छी तरीके से याद रखिएगा, OMR शीट आपका ऐसा फोल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR शीट मीन्स होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, और ये कंप्यूटर से, जैसे दिख रहा है ना यहाँ पे, फॉर कंप्यूटेशन, कंप्यूटर से ये चेक होती है, तो उसमें ऐसा स्कैन होती है पूरा। जैसे आपका ये सब ज़्यादा सब टर्न वगैरह हो जाए ना, तो फिर वो कंप्यूटर में इसमें चेक होने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम जाते हैं ना। इसको ज़्यादा मतलब ये भी ध्यान रखिए इससे पानी वगैरह ना गिरे, ठीक है, ज़्यादा पसीना वगैरह का इस पर जो दाग वगैरह ना आए और कहीं पे भी ऐसा लाइन वगैरह ना बने, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको मेंशन करके मतलब माइंड करके पूरा फोकस करके OMR शीट फिल करना है। यहाँ पे आपका जो सेंटर का कोड वगैरह है वो ऑलरेडी इसमें मेंशन रहता है, ब्लॉक नंबर वगैरह, सीट नंबर यहाँ पे आपको OMR शीट पे फिल करना रहता है, ठीक है। पेपर कोड आपका मेंशन रहता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपने क्या सेलेक्ट की है वो मेंशन रहता है, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर का सेट है, जैसे यहाँ पे A सेट है, तो आपको यहाँ पे ब्लॉक में A लिखना है, और फिर ये ABCD करके 4 यहाँ पर आपको सर्कल दिए, तो A सेट है तो A को ही आपको सर्कल फिल करना है, ठीक है। फिर इन्विजिलेटर जो है एक यहाँ पे साइन करेगा, और नीचे में भी यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर विद डेट, ठीक है। डेट के साथ इन्विजिलेटर साइन करेगा। यहाँ पर आपको कैंडिडेट सिग्नेचर आपकी खुद की सिग्नेचर करना है क्योंकि जो इन्विजिलेटर है पहले आपकी साइन देखेंगे कि आपने साइन करे हो या नहीं। आपके साइन करने के बाद ही वो साइन करेगा, डेट डालेगा। फिर यहाँ पे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, नंबर ऑफ सॉल्व क्वेश्चन, जैसे 150 क्वेश्चन रहते हैं, आपने पूरे 150 सॉल्व किए क्या तो यहाँ पे 150 लिखिएगा। और नंबर ऑफ अनसॉल्व क्वेश्चन है, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन मिस हो गया, नहीं सॉल्व कर पाए आप, टाइम कम हो गया या किसी वजह से, समझ के चलिए आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो नंबर ऑफ अनसॉल्व क्वेश्चन में 2 लिखिएगा, और सॉल्व क्वेश्चन में 148। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो यहाँ मेंशन रहता है 150, ठीक है। OMR शीट आपको फिर समझ में आ गया होगा। अभी देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं 1 से लेके 150 तक। अभी तो आपको अच्छी तरीके से पता ही है, जो आपका लैंग्वेज 1 जैसे आपने उर्दू लिया है तो ये 1 से 30 है जो सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी या मराठी जो भी आपने लिए हो तो वो 31 से 60 रहेगा। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 61 से 90। ये आपका पेपर 1 रहे या पेपर 2 रहे, दोनों में 3 सब्जेक्ट 90 मार्क्स के लिए तो कॉमन है। पेपर 1 में आपका जो गणित है ये 91 से 120 रहेगा, ठीक है। और 121 से 150 आपका EVS इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसको परिसर अभ्यास बोलते हैं, वो रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन पेपर हम ओपन करेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज मेरा उर्दू था, तो ये उर्दू सब्जेक्ट जो है ना आपका सिर्फ उर्दू लैंग्वेज में ही रहेगा, ठीक है। ये इंग्लिश में नहीं रहेगा क्योंकि आपका लैंग्वेज 1 उर्दू है ना, और वो लैंग्वेज है तो सिर्फ और सिर्फ उर्दू में रहेगा। जैसे उर्दू में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैसेज दिया, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। सिलेबस अभी डिस्कस करने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा हूँ। तो 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे उर्दू के रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप एक क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। सरमई शाम में इसकी नकरई आवाज़ ने जादू जगा दिया, हस्ब बाला ख़त कशीदा अल्फाज क्या है। अभी आप बोलोगे सर ये 22 क्वेश्चन में तो ख़त कशीदा कोई लफ्ज़ है ही नहीं, किसी भी लफ्ज़ के नीचे जो है ख़त कशीदा नहीं किया गया है, तो फिर कैसे ये सवाल पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन रद्द हो गया था, ठीक है। मतलब ख़त कशीदा करना रह गया था क्वेश्चन में। जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया उन्होंने तो बराबर क्वेश्चन को के अंदर में ख़त कशीदा किए थे, लेकिन जब ये प्रिंट हुआ, ठीक है, कंप्यूटर पे जब इसको टाइप किया गया तो वहाँ पे वो लफ्ज़ के नीचे ख़त कशीदा करना रह गया था, तो ये क्वेश्चन रद्द हो गया। अब जो क्वेश्चन रद्द होते हैं उसका क्या होता है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उर्दू सब्जेक्ट है आपका 30 मार्क का। फिर जैसे मैंने बताया ना, आपका लैंग्वेज 2 इंग्लिश या मराठी में से कोई आपको एक सिलेक्ट करना है। अगर आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया है तो इंग्लिश का ही 31 से लेकर, ठीक है, 31 से ये 60 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और अगर आपने मराठी सिलेक्ट की है तो मराठी का ही 31 से जो है 60 तक सॉल्व करिएगा। 60 क्वेश्चन कहाँ ख़त्म हुआ है हमारा, 60 का, ठीक है, इधर 60 क्वेश्चन, ठीक है। याद रखिएगा दोनों में से जो आपने लैंग्वेज 2 सिलेक्ट किया है ना, लैंग्वेज 2 इंग्लिश या मराठी में से बस वही लैंग्वेज सॉल्व करिएगा। बाकी आपके पेपर में मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज दी गई है ना, लेकिन ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड सब्जेक्ट आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए सेम है, बस पेपर 2 का जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है वो 6 to 8 को फोकस करते हुए 6वीं से 8वीं क्लास के मेंटेलिटी के बच्चों के अकॉर्डिंग फोकस करते हुए टीचर के लिए क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। और जो पेपर फर्स्ट का जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है उसमें आपका 1st to 5th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके साइकोलॉजी को मेंशन
करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए टीचर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं और ये आपको जो आपका लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किए हो, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो आपने सेलेक्ट किए हो, जैसे उर्दू आपने सेलेक्ट किए हैं तो उस लैंग्वेज में भी रहेंगे उर्दू में, और साथ ही साथ इंग्लिश में भी रहेंगे 61 से 90 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक तरफ में उर्दू है, एक तरफ में इंग्लिश है। वैसे अगर आपने जैसे कन्नड़ा लैंग्वेज सेलेक्ट किए हो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम में, तो आपको क्वेश्चन कन्नड़ा में भी रहेंगे और इधर इंग्लिश में भी रहेंगे, ठीक है। टोटल 90 क्वेश्चन, देखिए 90 आप देख सकते हो, इधर उर्दू में, इधर इंग्लिश में। जैसे आपको कहीं उर्दू में कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, कहीं डाउट जा रहा है, तो आप इंग्लिश से उसको रिफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड सब्जेक्ट, 90 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो फोर्थ सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स आपका पेपर 1 में, ठीक है। पेपर 2 में तो बताया मैंने, जो बीए ग्रुप है उसको पूरा सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी कंबाइन 60 मार्क्स के लिए रहेगा। और पेपर 2 बीएससी ग्रुप है उनको 30 मार्क्स का मैथ्स 6 to 8 लेवल के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। ये पेपर 1 का मैथ्स है, ये तो 1st to 5th स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है। लेकिन आप जैसा देख सकते हो क्वेश्चन ये टीचर के लिए पूछा गया है ना, बच्चों के लिए नहीं है, तो एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। तो ये भी सब्जेक्ट भी आपको उर्दू, जैसे आपका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम था तो उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में आपको रहेगा कि अगर आपको उर्दू में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई वर्ड में मिसिंग है, तो आप इंग्लिश से वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ्स का आपका जो है 91 से लेके 120 क्वेश्चन रहेगा। बराबर आप देख सकते हो एक तरफ में उर्दू में है, एक तरफ में क्वेश्चन वो इंग्लिश में है, ठीक है। और रफ़ वर्क अगर आपको करना है तो यहीं पर ही आप कर सकते हो, ठीक है। रफ़ वर्क इसे पीछे में देखिए, यहाँ पे रफ़ वर्क के लिए जगह दिया गया है। लेकिन नॉर्मली मैथ्स का जैसे आप कहाँ उतना टाइम रहेगा कि हम पेज पलटाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन है यहीं के यहीं आप रफ़ वर्क वगैरह कर देंगे जैसे ये कैंडिडेट ने किया है, ठीक है। रफ़ वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ आपको करना है, इतना बड़ा पेपर है, आपकी मर्ज़ी है, पूरा पेपर भर दीजिए रफ़ वर्क से, ठीक है। 120 क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैथ्स का कंप्लीट होता है, एक तरफ में उर्दू में, एक तरफ में इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट फिर पेपर 1 का आपका जो लास्ट सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ EVS, ठीक है। ये भी 30 मार्क्स के लिए है। तो आपको पता है ये जो EVS है बहुत बेसिक सब्जेक्ट है 5वीं क्लास तक, ठीक है। फिर 6th क्लास से के बाद से फिर हिस्ट्री जो है ये आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वगैरह का कुछ बेसिक पार्ट इंक्लूड होता है। लेकिन प्राइमरी के लिए 1st to 5th में आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में ही साइंस भी है और उसी के अंदर ही आपका सोशल साइंस भी है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो क्वेश्चन आपका उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आपका उर्दू था, तो 121 से आपको पूरा 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो OMR शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैंडिडेट ने पूरा 1 से लेके 150 तक क्वेश्चन सॉल्व किया है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम हुआ था ना 19 जनवरी 2020 को, तो इसमें ना 7 क्वेश्चन कैंसल्ड हो गए थे जब आंसर की आई ना। जैसे क्वेश्चन का मैंने आपको एग्जांपल बताया, जो एक उर्दू का क्वेश्चन नंबर 22 क्यों कैंसिल हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन में जैसा बोला जा रहा है कि ख़त कशीदा लफ्ज़ की मायने बताइए, लेकिन उसमें ख़त कशीदा क्या कौन सा लफ्ज़ है वही वहाँ पे मेंशन नहीं है, लफ्ज़ कोई ख़त कशीदा नहीं किया गया, तो वो क्वेश्चन ही रद्द हो गया, ठीक है। नॉर्मली आपको जो पासिंग क्राइटेरिया तो आपको अच्छी तरीके से पता ही है महा TET में। जैसे आपका महा TET के अंदर में आपका जैसे 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहते हैं जिसको हम ओपन कैटेगरी बोलते हैं, तो उनको 90 नंबर चाहिए पासिंग के लिए, ठीक है। उसके अलावा OBC, ST, SC, या आपकी जो NT, VGA, VJB, NT ABC वगैरह कैटेगरी है, या जो PWD फिज़िकली हैंडीकैप कैंडिडेट है, इन सबको पासिंग के लिए 82 मार्क्स चाहिए, 82 नंबर, ठीक है। इतना मार्क्स मेंशन है। अभी आप बोलोगे सर जैसे 150 में से 7 क्वेश्चन जैसे यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि 19 जनवरी 2020 का जो पेपर था उसमें 7 क्वेश्चन, पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ ना, ऐसे पेपर 2 में भी कैंसिल हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पेपर 1 की बात करूँ मैं, और हर बार ऐसा कैंसिल नहीं होता है। तो यहाँ पे जब प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, और ये कैसा, ये अथॉरिटी का डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो पेपर जब प्रिंट होता है ना तो अच्छी तरीके से एक बार गो थ्रू करे, उसको स्टडी करे, ये ताकि कैंडिडेट को ऐसा प्रॉब्लम ना जाए कि क्वेश्चन रद्द करना पड़े। खैर 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे आपको जनरल कैंडिडेट को 150 में से 90 नंबर चाहिए, अब 7 क्वेश्चन रद्द हो गए तो मतलब जैसे जनरल कैंडिडेट बोलेगा कि सर 90 नंबर चाहिए था मुझे 150 में से, 7 क्वेश्चन रद्द हो गए तो 90 में से 7 जाएंगा तो आपका बचेगा 83। तो कैंडिडेट बोलेगा कि मेरे को 150 में से 83 चाहिए,
नहीं, वैसा नहीं होता है। जब क्वेश्चन रद्द होता है ना तो फिर आपका 150 में से डायरेक्ट 7 को माइनस करिए, कितना होगा आपका 143। तो फिर आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है ना वो 150 में से नहीं लिया जाएगा बल्कि 143 में से लिया जाएगा, ठीक है, 143 में से। और देखिए जैसे आपका जो 90 नंबर बनता है जनरल कैंडिडेट के लिए बताया जाता है कि 150 में से आपको 90 नंबर चाहिए पासिंग के लिए, तो ये 60% क्राइटेरिया है, ठीक है। 150 का 60% 90 नंबर होता है। उसी तरीके से 150 का 55% 82 मार्क्स होता है, जो ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए मेंशन किया गया है। तो जितना भी क्वेश्चन रद्द हो रहा है, ठीक है, जैसे 4 क्वेश्चन रद्द हो रहा है तो 150 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 146। तो फिर 146 में से कैलकुलेट किया जाएगा और फिर 146 का, जैसे यहाँ पे तो 7 क्वेश्चन रद्द हुए तो 143 से कैलकुलेट किया जा रहा है और 143 का 60% जितना भी नंबर होगा फिर वो जनरल कैंडिडेट का पासिंग मार्क्स होगा। और उसी तरीके से 143 का जितना 55% जितना मार्क्स होगा वो कैटेगरी स्टूडेंट का पासिंग मार्क्स होगा, जो मैंने यहाँ पर मैंशन किया है कि 7 क्वेश्चन रद्द हो गए, टोटल बचे 143 क्वेश्चन। अब 143 क्वेश्चन का 60% होता है 85.8, मतलब इसको हम जो है 86 कंसिडर कर सकते हैं। मतलब जनरल कैंडिडेट को 143 में से 86 नंबर चाहिए पास होने के लिए, क्योंकि 7 क्वेश्चन तो रद्द हो गए ना 150 में से, तो 143 क्वेश्चन को ही जो है चेक किया जाएगा। जो रद्द हो गए क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया गया है, ठीक है। तो 60% इसका जैसे मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ऑलरेडी आप भी देख सकते हो कैलकुलेटर से। 143 का 60% जनरल कैंडिडेट के लिए 85.8 होता है, मतलब ये 86 मार्क्स आपको चाहिए। और 143 का 55% कैटेगरी स्टूडेंट SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए, तो 143 का 55% होता है 78.65, मतलब 78.65 यानी कि 79, ठीक है। तो पॉइंट में तो नंबर नहीं मिलेगा किसी को भी, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो 79 मार्क्स चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंडिडेट जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं OBC कैटेगरी थी उनकी, और 143 में से उनको 72 मार्क्स मिले। और OBC का जो पासिंग मार्क्स कितना था 143 में से 79, तो ये कैंडिडेट जो है फेल हो गए यहाँ पर, ठीक है। बहुत दुख हुआ उनको, कैंडिडेट को फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे थे वो, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि अगर एक मार्क भी कम है तो फेल है तो फेल है, ठीक है। उसमें इसके लिए आपको कैसा प्रॉपर थारोली स्टडी करना है, टू द पॉइंट, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हमारी क्लासेस कंडक्ट की जाती है। ऑलरेडी हमारे पास से कई स्टूडेंट ने एग्ज़ाम पास किए है और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी उनको टोटली गाइड किया जाता है, ठीक है। जो करप्शन फ्री, बिना कोई डोनेशन के पवित्रा पोर्टल के थ्रू जो शिक्षक भर्ती होती है उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड किया जाता है, ठीक है। लेकिन पहला टारगेट आपका है एग्ज़ाम पास करना, तो ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब ये आप सर्कल वगैरह प्रॉपर तरीके से फिल करना है। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपके सर्कल में गैप आ गया। देखिए ये कैंडिडेट के सर्कल में गैप इसलिए आया क्योंकि ये ऐसा कार्बन कॉपी थी ना, तो बीच में थोड़ी सी एयर रह जाती है, एयर की वजह से गैप है। बाकी कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था, OMR शीट का पूरा कंप्लीट उन्होंने सर्कल फिल करा है। अगर आपको देखिए लगता है 61 क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सेकंड है, आपने सेकंड भर दिए, फिर आपको लग रहा है नहीं सर सेकंड नहीं है फोर्थ है, तो अगर आपने इसे सेकंड को कट करके फोर्थ भरे तो आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। तो सोच समझ के आप सेलेक्ट करिएगा और 2.5 घंटे में ही पूरा काम करना है। यहाँ पे देखिए मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस करने वाला हूँ, लास्ट का बस एंडिंग है, ये बहुत अच्छे से समझिए जो मेरा लास्ट के पॉइंट है। सर्कल देखिए कुछ कैंडिडेट को देखा गया है कि वो ना पहले पेंसिल से फिल कर लेते हैं और फिर वो बोलते हैं कि सर बाद में हम जो है पेन से फिल करेंगे, अगर कहीं गलत हुआ तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो गलती मत करिएगा, क्योंकि 2.5 घंटे में आप थॉरली आपको पूरा स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद में फिर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो पेंसिल से करके डबल काम मत करिए पेन से करने का। एक बार में जैसे आपको लग रहा है कि सर क्वेश्चन 10 का आंसर अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर 10 को ऐसा टिक कर दीजिए, ठीक है, आगे बढ़ जाइए, बाकी आगे का सॉल्व करिए। फिर बाद में जैसे आप जब आपका पूरा हो जाएगा ना तो फिर उसको आप रिवीजन करिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरे रह गए हैं, तब जाके उसको फिर सर्कल फिल करिएगा, ठीक है। पेंसिल से आप करोगे ना तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, डबल आपका हाथ चलाना है, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा स्टडी करके पूरा पेपर सॉल्व करना है ना। देखिए कुछ यहाँ पे बातें आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ। आपका जैसे क्लास के अंदर में घड़ी तो मैंने आपको बता दिया था कि घड़ी आपको अलाउ नहीं रहती है, क्लासरूम के अंदर में एक घड़ी रहेगी, वहीं से आपको टाइम मेंशन करना है, ठीक है। और आपको सिर्फ एक पेन अलाउड रहेगी, और जो पानी की बोतल आप ज़रूर से लेके जाइएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट वाला चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए मेरे पास में एक पानी का बोतल ये इस तरीके का आप देख सकते हो,
स्टील का है वो अलाउ नहीं है। ट्रांसपेरेंट जो आपको मिलता है ना बिस्लरी या दूसरे कोई कंपनी का, तो उस तरीके का पानी का बॉटल आपको अलाउ रहेगा, ठीक है। और वो ज़रूर से लेके जाइए, क्योंकि इतना जब हम बहुत फोकस करके क्वेश्चन करते हैं ना तो प्यास लगती ही है, ठीक है। और मिनिमम जैसे मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम सेंटर पे आधा घंटा पहले कम से कम ज़रूर से पहुंचना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। और ताकि आप पूरा वेरिफिकेशन वगैरह करा के क्लासरूम में 15 मिनट पहले तो भी पहुंच सके, ठीक है। 1 घंटे पहले पहुंच जाए तो और अच्छी बात है। आपका ये अच्छे से याद रखिएगा, आपका जो हॉल टिकट है, देखिए हॉल टिकट पे एक चीज़ यहाँ पे रह गया था मैं बताना कि यहाँ पे ना आपकी फ़ोटो रहेगी, फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर रहेगी और यहाँ बारकोड रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो हॉल टिकट है ना, फ़ोटो और साइन वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके हॉल टिकट पे अमिताभ बच्चन की फ़ोटो आ गई और साइन यहाँ पे शाहरुख खान की आ गई, ऐसे सिर्फ मैं मजाकिया तौर पे बता रहा हूँ। यानी आप अच्छे से याद रखिएगा, कहीं भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम जाता है कि फ़ोटो किसी और की आ गई या फ़ोटो बहुत ब्लर है, कुछ भी समझ ही नहीं आ रही है, सिग्नेचर एकदम मध्यम हो गई है, तो तुरंत यहाँ पे देखिए आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, इस पे आप रिपोर्ट करिए कि सर, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि 1 हफ्ते पहले एग्ज़ाम के 1 वीक पहले आपका हॉल टिकट डाउनलोड होता है। अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो उनको आप मेंशन करिए कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। ईमेल करिए उनको प्रॉपरली। ये टोल फ्री नंबर पे तो बहुत देर के बाद वो फ़ोन उठाते हैं, कंटिन्यूसली आपको कॉल करते रहना पड़ेगा। उनको बताइए कि सर इस तरीके का इशू आ गया है। या फिर सेंटर जैसे आपका एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट आपने नागपुर सेलेक्ट किए थे या जो भी आपने सेलेक्ट किए, लेकिन आपको कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट मिल गया बहुत दूर का, वो भी आप यहाँ पे मेंशन करिए कि सर हमने फॉर्म तो बराबर फिल करते टाइम पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए थे, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट, तो ये कैसे हमको दूर का क्वेश्चन सेंटर दे दिए, ठीक है। ये बात लेकिन याद रखिएगा, अगर आप बहुत लेट फॉर्म फिल कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो है डिस्ट्रिक्ट जो है चेंज हो जाए। जब भी महा टीईटी के एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं ना, तो कोशिश करिएगा स्टार्टिंग के 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, या 5 दिन के अंदर अगर कोशिश करें तो और बेहतर है। 1 हफ्ता नॉर्मली समझ लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर फॉर्म फिल कर दीजिए। क्योंकि जैसे अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट नागपुर है और वहाँ पर आप सब मैक्सिमम कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर दिए, क्योंकि जो स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं ना तो वो लिमिटेड है, हर स्कूल में महा टीईटी के एग्ज़ाम नहीं होते, ठीक है। तो वो अगर वहाँ पर जगह फुल हो गई तो फिर आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बाहर फेंक सकते हैं। इसलिए कोशिश करिएगा कि फॉर्म जो आप एग्ज़ाम नोटिफिकेशन निकलने के 1 वीक के अंदर ही फिल कर। नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड पे आपका ये भी देखिएगा कि जो बाकी डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, आपका कैटेगरी वगैरह, ठीक है, जेंडर वगैरह, वो प्रॉपर तरीके से करेक्ट हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पे खैर मेंशन नहीं है, बाकी की जो डिटेल्स है वो सब पूरा अच्छी तरीके से स्टडी करिएगा, सब बराबर होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक सवाल के अंदर में आप ऐसा एक क्वेश्चन में ऐसा 2 सर्कल फिल नहीं कर सकते ना, सोच समझ के फिल करिएगा। और अगर आप ये कोशिश करेंगे कि 1 या 2 दिन पहले सेंटर जाके विज़िट कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। एक कैंडिडेट थे, वो अपने एग्ज़ाम सेंटर पे 3 घंटे पहले, अपने घर से 3 घंटे पहले निकले, फिर भी उनका सेंटर मिस होते होते रह गया। मतलब वो एक तरीके से इत्तेफाक से उनको मदद मिल गई समय पे और वो सेंटर पे पहुंच गए। तो 3 घंटे पहले निकलने के बाद में भी वो समय पे अपने सेंटर पे नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि उनको उनका रूट का प्रॉपर अंदाज़ा नहीं था ना कि मुझे कहाँ से बस पकड़ना है और कहाँ पे पहुंचना है, कहाँ से फिर सेंटर के लिए जाना है। तो कोशिश करें कि 2 दिन, 1 से 2 दिन पहले अगर आपको ये है सूटेबिलिटी तो विज़िट ज़रूर कर लें, ठीक है। या कम से कम अच्छी तरीके से उसका एड्रेस पूरा पता करके रख ले, ताकि मेन एग्ज़ाम के दिन इस तरीके का कोई प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। और देखिए डायबिटीज़ के जो पेशेंट है, अगर आप ऐसे टीचर हो जिनको डायबिटीज़ हो और जिनको लोअर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो, उनकी शुगर अगर कम हो जाती है, तो उनको ऐसे ट्रांसपेरेंट जो बैग रहते हैं ना, जो आर पार दिखता है जिसमें ट्रांसपेरेंट बैग, उसमें जो है फ्रूट्स वगैरह या फिर जो टॉफ़ीज़ है, ठीक है, जैसे शक्कर जिसमें रहती है शुगर टॉफ़ी, वो उनको ले जाना अलाउ है। या समझ के चलिए पेपर स्टार्ट हुआ 1 घंटे में ही उनका शुगर लो हो गया, तो फिर चक्कर खा के गिर सकते हो, तो थोड़ा फ्रूट्स वगैरह वो खा सकते हैं। या फिर जो टॉफ़ीज़ है जिनमें शुगर है, ठीक है, वो शुगर वाली टॉफ़ी वो खा सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट बैग अलाउ है, लेकिन वो बैग उनको इन्विजिलेटर के पास रखना है, ठीक है। और आपको आपका वो सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा डॉक्टर की तरफ से लिखा कर कि पेशेंट को, मैं ये पेशेंट हूँ और मुझे इस तरीके का प्रॉब्लम है लोअर डायबिटीज़ का। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको चक्कर, आपको लग रहा है कि आपका शुगर कम हो रहा है, तो इन्विजिलेटर को बुलाइएगा और उनके बैग, फिर अपने बैग से आप वो टॉफ़ी वगैरह लेके खा सकते हो ना। ज़बरदस्ती का ऐसे टॉफ़ी वगैरह नहीं खाना, जैसे कई सारे एडवर्टाइजमेंट में देखा जाता है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, एग्ज़ाम पेपर में कोई पूछ रहे हैं, तो उस तरीके का नहीं रहेगा। जिनको लोअर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है सिर्फ उनके लिए ही वो अलाउ है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप है
कोई कैंडिडेट, तो वो अपने साथ एक राइटर को लेके जा सकता है। वहाँ पे भी जो है गवर्नमेंट डॉक्टर का वहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए कि ये कैंडिडेट इतना % फिजिकली हैंडीकैप है, उसके बाद ही वो राइटर अलाउ रहेगा। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। ठीक है, अब जैसे आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहता है, मैंने उसमें कोशिश किया है कि पूरा टू द पॉइंट चीज़ों को कवर किया जाए। आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। और आप चाहते हैं कि मैं जो है सिलेबस रिगार्डिंग एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट का टाइम ड्यूरेशन है उसके रिगार्डिंग और फर्दर इससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर से, क्योंकि आपके मोटिवेशन से जो है मुझे ये मिलता है, उम्मीद मिलती है इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।